फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास एनसीईआरटी भूगोल में चैप्टर 6, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट होगा। चलिए, आज का हमारा चैप्टर है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। विनिर्माण या वस्तु निर्माण क्या है? कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता है। ये जो फैक्ट्रीज होती हैं, ये जो कच्चे माल को प्रोडक्ट में यूज करती हैं, उत्पादक में यूज करती हैं, वो विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि लोहा है, वो खदानों से तो निकलता है, लेकिन उसको प्रोडक्ट अर्थात सरिया कैसे बनाया जाता है। ठीक है, पिलर्स, लोहे के पिलर्स कैसे बनाए जाते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, जैसे चद्दर है, टीन की चद्दर है, वो चद्दर कैसे बनाई जाती है। तो ये सब क्या है? विनिर्माण उद्योग है, अर्थात कच्चे माल को तुम्हारे उपयोगी रूप चीजें बना रहे हैं, तो वो विनिर्माण उद्योग है। वहीं बात करें विनिर्माण उद्योग के महत्व की, तो विनिर्माण उद्योग में केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। विनिर्माण उद्योग केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। द्वितीय प्राकृतिक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को यह कम करते हैं। वहीं बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, यह एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणार्थ बात करें तो भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित भी किया है। ठीक है, बात करें अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान की, आप सभी को पता है किसी देश की उन्नति, आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से ही मापी जाती है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान देखें तो पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का जो योगदान है वो 27% में से 17% ही है, क्योंकि भारत में 10% भाग खनिज, गैस और विद्युत ऊर्जा का योगदान है। ठीक है, वहीं विनिर्माण उद्योग को और आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धी परिषद की स्थापना भी की गई है। ठीक है, वहीं बात करें औद्योगिक अवस्थिति के बारे में, तो उद्योगों की स्थापना स्वभाव से जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। यदि आपके पास बाजार है और आपके पास श्रमिक नहीं है और पूंजी नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं आपके पास जगह है, पूंजी है, श्रमिक है, लेकिन बाजार नहीं है, तो भी आप अपना उद्योग नहीं चला पाएंगे। तो ये जो पूरा ये सभी कारक जो हैं वो पूर्ण रूप से होने ही चाहिए। श्रमिक, पूंजी, माल की उपलब्धता, कच्चा माल, शक्ति के साधन, बाजार आदि होने ही चाहिए। इन सभी कारकों स्थानों पर जाना लगभग असंभव है, और एक ही स्थानों पर इन सब का होना असंभव है। इसलिए मार्केट यदि दूर होती है तो आपके पास परिवहन जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि जो औद्योगिक अवस्थिति है वो किस कारण से है। वहीं बात करें किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। ठीक है, ये कुछ डायग्राम हैं जिसको आप जरूर देख लेंगे, और आपके मेंस में भी ऐसे डायग्राम आपको बनाने चाहिए जो कि आपके काम आएंगे। चलिए आगे बढ़े, उद्योगों का वर्गीकरण देखें तो उद्योगों का वर्गीकरण रोजमर्रा के इस्तेमाल के विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, बिजली के बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान। तो इस प्रकार से उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, उद्योगों के निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित, पूंजी निवेश, आधारभूत उद्योग, इस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। कृषि में हम देखें तो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग आएंगे। वहीं खनिज आधार देखें तो लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार और पेट्रो रसायन उद्योग आदि आएंगे। वहीं आधारभूत उद्योग देखें तो जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर एक दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग आदि। वहीं उपभोक्ता उद्योग देखें तो जो उत्पादन
उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु वो करते हैं, जैसे चीनी हो गई, अर्थात जैसे परचून की दुकान होती है ना, राशन की दुकान होती है, वो सभी क्या है, वो उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, आपको डायरेक्टली कंपनी से क्या मिल रहा है, बना हुआ सब कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको बस लाना है, वो अपनी शॉप पे लाके सेल कर देना है। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, उपभोक्ता वाले उद्योग हो गए। वहीं बात करें पूंजी निवेश के आधार पर, तो एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है, और यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कृषि आधारित उद्योग, ये हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद देखेंगे हम वस्त्र उद्योग के बारे में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था वस्त्र उद्योग का अपना अलग अलग महत्व है, क्योंकि इसके औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण है तथा आत्मनिर्भर है। वहीं बात करें सूती उद्योग के बारे में, तो प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई हथकरघा द्वारा बनाया जाता था, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों और औपनिवेशिक काल, जब ब्रिटिश रूल आया था, तो तब उद्योगों को, जो भारतीय उद्योग थे, उनको बहुत हानि हुई थी, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित से स्पर्धा नहीं कर पाए थे। तो ये कुछ अभी ये वस्त्र उद्योग है जो मैंने आपको मैप दिया है, तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटसन उद्योग के बारे में हम बात करें, तो भारत में पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, पटसन जो है वो निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। भारत में लगभग 70 पटसन उद्योग हैं। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर है। ठीक है, आगे देखिए चीनी उद्योग के बारे में। तो भारत चीनी के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, लेकिन गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। ठीक है, क्योंकि ये माल भारी होता है, इसकी जो ढुलाई होती है उसमें सुक्रोज की मात्रा घट जाती है, और हमारे देश में 460 से अधिक भी चीन मिले हैं। ठीक है, आगे बात करें खनिज आधारित उद्योग के बारे में। सॉरी, खनिज आधारित उद्योग के बारे में, तो ये उद्योग जो खनिज पदार्थों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, ये सब उद्योग हो गए। ठीक है, लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्की और मध्यम उद्योग इसी से ही इनसे बनी मशीनरी मशीनरी पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि आप किसी भी सामान को बनाएंगे, आप एक छोटा सा रस बना रहे हैं जो चाय के साथ आप खाते होंगे, उसको बनने तक में जो मशीन यूज होती है वो कैसी होती है, वो लोहे की होती है। यदि आप चाउमीन भी देखेंगे जो फैक्ट्रियों में बनती है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, खाने पीने की तक की चीज़ें लोहे की बनी हुई मशीनों पर निर्भर करती है। अर्थात इससे भी छोटी चीज़ बताऊं तो एक सुई भी, एक हाथ की मशीन भी, एक चाकू जो आप सब यूज़ करते हैं, स्टील, इन सब चीज़ों की चीज़ें बनी होती हैं। ठीक है, तो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोहा इस्पात से यूज़ में लाते हैं। इस्पात निर्माण प्रक्रिया है, ये कुछ आप देख सकते हैं, ये एक तरह का प्रक्रिया है कि कैसे इस्पात का निर्माण होता है। कच्चे माल का कारखानों में परिवहन, झोंकदार भट्टी में इसको डाला जाता है, फिर ढलवा लोहा धातु को आकार दिया जाता है और फिर इस्पात बनाया जाता है। ठीक है, कच्चा माल, झोंकदार भट्टी, ढलवा लोहा, इस्पात बनाना और धातु को आकार देना, इस प्रकार से चलता हुआ ये क्रम है, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, एक बार समझ लेंगे, इजी हो जाएगा। वही बात करें तो इस्पात जो है, भारत 328 लाख टन इस्पात का विनिर्माण करता है तथा संसार में भारत कच्चे इस्पात उत्पादकों में 9वें स्थान पर है, और यह स्पंज लोह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी यहाँ प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 32 किलोग्राम ही है। आगे बात करें, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लगभग उपक्रम अपने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। ठीक है, अपने माल को
किसे बेचते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहीं जबकि टिस्को जो है वो टाटा स्टील के नाम से अपने उत्पाद को स्वयं बेचती है। ठीक है, भेजती नहीं, बेचती है। ठीक है, तो ये कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा मैप डायग्राम में। तो इस ये है चीन और भारत का, ठीक है, क्या है, उत्पादन मीटर टन। तो इसको आप देख लेंगे। आगे बात करें एल्यूमिनियम प्रगलन के बारे में, तो भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। ठीक है, यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक होता है, लचीला और अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बड़ा है। देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र की बात करें तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। ठीक है, आगे बात करें रसायन उद्योग के बारे में, तो भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है, फैल रहा है और इसकी भागीदारी जीडीपी में 3% है। ठीक है, आगे देखें, यह उद्योग एशिया का तीसरा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु और बृहत दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित होती हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, वहीं बात करें उर्वरक उद्योग के बारे में, तो उर्वरक उद्योग नाइट्रोजन उर्वरक, फॉस्फेटिक उर्वरक तथा अमोनियम फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस शामिल हैं, कि उत्पादन क्षेत्र के इर्द गिर्द केंद्रित है। तथा नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा भारत जो है वो उत्पादक है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि विश्व में किस स्थान पर हमारा भारत स्टैंड करता है। ठीक है, सीमेंट उद्योग के बारे में हम बात करें तो निर्माण कार्य जैसे घर, कारखाने, हर चीज़ में सीमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप सभी को पता होगा, जिस घर में, जिस रूम में आप बैठे हैं वो भी सीमेंट द्वारा बना ही होगा। ठीक है, तो चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है सीमेंट के उद्योग में, सीमेंट बनाने के उद्योग में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। 1904 में। ठीक है, एक जस्ट जनरल सी बात थी वो आपको बता दी। सॉरी। मोटर गाड़ी उद्योग देखें तो मोटर गाड़ी आजकल जो तीव्र परिवहन चल रहा है वो यह एक तीव्र परिवहन का साधन है। और भारत में विभिन्न स्कूटर, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं परिवहन के रूप में। कार है, बस है, ट्रक है, ठीक है, ऑटोज हैं। और उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का प्रचार तथा वाहनों की मांग भी बढ़ी है। प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश के साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह उद्योग विश्व स्तरीय स्तर पर, विकास के स्तर पर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से परिवहन जो है, मोटर गाड़ी उद्योग है, वह ग्रोथ पे ग्रोथ करता ही जा रहा है। ठीक है, और अब तो ऐसा भी हो गया है कि जो आपके 15 साल 20 साल पुराने वाहन हैं आप उनको बेच दें, क्योंकि वो प्रदूषण करते हैं, वायु प्रदूषण के कारक हैं। ठीक है, कारण है। आगे बात करें सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक के उद्योग के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्युलर, टेलीकॉम, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। ठीक है, बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इसके अतिरिक्त 18 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकदम विंडोज सेवा तथा उच्च आंकड़े सुविधा प्रदान करते हैं। उद्योग का प्रमुख जो महत्व है वो रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये कुछ सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में था। आगे हम बात कर लेते हैं औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण की। के उद्योग तो हो रहे हैं, चलो ठीक है, विकास भी हो रहा है, लेकिन इनसे प्रदूषण भी तो हो रहा है ना, तो उसके बारे में भी तो हमें बात करनी चाहिए। तो उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है तथा इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, और ये क्या, कुछ 4 प्रकार के प्रदूषण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं उद्योगों के द्वारा: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, चलिए
तो बात कर लेते हैं जल वायु प्रदूषण के बारे में। एक जनरल सी बात करेंगे, आप सबको पता ही होगा, फैक्ट्री से धुआं निकलता है, चीज़ें बनती हैं, उद्योग होते हैं, तो क्या होता है कि अधिक अनुपात में अनचाही गैसें निकलती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। और वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस और द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण हो जाते हैं, जैसे ईंट भट्टे होते हैं, तेल शोधनशालाएं होती हैं। तो इनसे क्या होता है कि बहुत बेकार बेकार वायु गैस जो निकलती हैं, हानिकारक गैस निकलती हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए सही नहीं है। वहीं बात करें जल प्रदूषण के बारे में, तो उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक जो अपशिष्ट होता है वो नदी नालियों में जाता है। ठीक है, वो अपशिष्ट नदी नालियों में जाता है, इससे क्या होता है कि जल प्रदूषण फैलता है। और जल प्रदूषण के प्रमुख कारण बात करें, कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग उद्योग हैं। ठीक है, आगे बात करें तापीय प्रदूषण के बारे में, तो तापीय जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल में तापीय प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है तापीय प्रदूषण क्या होता है। जो फैक्ट्रियों से गर्म जल को, ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदी तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो इससे तापीय प्रदूषण होता है। ठीक है, आगे हम बात करें ध्वनि प्रदूषण के बारे में, तो ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता अर्थात सुनने की जो क्षमता होती है, हृदय की गति होती है, ब्लड प्रेशर होता है तथा अन्य कायिक अर्थात बॉडी जो डिजीज होती हैं वो बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना और मानसिक चिंता का स्रोत है ये सब। तो इस प्रकार से ध्वनि अर्थात जब उनसे आवाज़ें होती है, फैक्ट्रीज में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, तो उनसे आवाज़ तो होगी ही ना। तो इस प्रकार से ये जो है प्रदूषण फैलते हैं। वही बात करें पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम की, तो कारखानों द्वारा जो निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। समझ रहे हैं आप। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। थोड़ी बहुत पॉइंट ओरली हम समझ लेते हैं। इसमें जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु जल संग्रहण, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, क्योंकि हम इन बड़े उद्योगों को रोक तो सकते नहीं, क्योंकि वो बहुत रोजगार भी दे रहे हैं। तो हर चीज़ को एक बैन लगाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। ठीक है, कच्चे माल वाला जो एरिया होगा वो भी अफेक्ट होगा यदि आप उद्योग को रोकेंगे। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से क्या क्या कर सकते हैं वो हमें सोचना चाहिए। नदी व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना चाहिए। ठीक है, और आगे बात करें जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन होना चाहिए। जहां भूमिगत जल का स्तर कम है वहां उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए ही चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों को और चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों के जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होने ही चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण होते हैं, जिनको हम कुछ इस प्रकार से रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझा पाई हूँ मैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें डिलाइट IAS, जहाँ आपको डेली क्विज और इस क्लास की PDF देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, शेयर करें, लाइक करें।